Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our third introductory class of mathematics of class 8th, in which we were going to discuss the chapter 5 named data handling. तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा हैंडलिंग। तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे? At first we will discuss about some basics which we have studied earlier in class 7th and 6th, right? And at next we will discuss about organizing datas, and next we will see that how to draw a pie chart, and at last we will discuss about what is probability. So let's start with the introduction. तो डेटा हैंडलिंग आप सबको तो पता ही होगा, डेटास मतलब क्या होता है। कुछ भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन होता है डेटा, राइट? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, है ना? किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया रहता है इन द न्यूमेरिकल वे, उसे हम बोलते हैं डेटा। सपोज करो आपके पास किसी स्टूडेंट्स के मतलब पूरे क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, तो वो आपके पास एक डेटा है, राइट? या फिर मान लो आपके पास किसी कोई मतलब डिफरेंट डेज का डिफरेंट वेदर दिया है, तो वो भी आप डेटा बोल सकते हो। और हैंडलिंग का मतलब होता है अरेंजिंग इंफॉर्मेशंस, मतलब इंफॉर्मेशंस को इस तरीके से अरेंज करना जिससे कि वो सभी को समझ में आए, एंड उससे हम लोग किसी कंक्लूजन में पहुंच सके, है ना? सो एट अ होल डेटा हैंडलिंग मीन्स organizing and arranging data in such a way that everyone will understand it. So हमने पिछले क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़े हैं, जैसे कि पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ हमने पहले भी कई बार सुना होगा कि पिक्टोग्राफ्स क्या होता है। सपोज करो आप एक शॉप के ओनर हो एंड आपको डिफरेंट डेज में डिफरेंट पेन्स बेचने हैं, राइट? तो सपोज करो आपने मंडे में 30 पेन्स बेचे, राइट? सो अब आप इसको पिक्चर्स में कैसे दिखाओगे? इस पिक्टोग्राफ का मतलब यही होता है कि आप ग्राफ दिया रहेगा एंड उसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट करना होगा, है ना? तो मान लो सपोज मंडे में आपने 30 पेन्स बेचे, तो हम लोग पेन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो एक तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि सपोज हम लोग 30 पेन्स करके यहाँ दिखा दें, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्केल ले लेते हैं। सपोज 1 पेन रिप्रेजेंट्स 10 पेन्स, मतलब अगर यहाँ पर मैं एक पेन बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास 10 पेन्स हमने बेचे हैं। तो अब हम इसमें 30 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 30 विल बी रिप्रेजेंट विथ 3 पेन्स, मीन्स 10, 20, 30, राइट? तो इस तरह से हम लोग पेन्स या जो भी डेटा है इसको हम लोग पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हमने स्केल पकड़ लिया कि एक पेन अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका मतलब है वो 10 पेन्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल यहाँ 30 पेन्स बेचे गए हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 मीन्स 30 पेन्स हमने इधर दिखा दिया। अब मान लो ट्यूसडे में हमने 20 पेन्स बेचे, ओके? तो यहाँ हम लोग 20 रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड 20 को हम लोग कितने पेन से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 पेन से, क्योंकि 1 पेन रिप्रेजेंट्स 10, सो हियर विल बी 20 पेन्स, राइट? So in this way we used to they represent the data in the form of pictures, which is called pictograph.
अब सपोज आपको वेडनेसडे में दिखाने हैं 25 पेन्स। अब 1 पेन तो 10 रिप्रेजेंट करता है, तो आप 25 कैसे दिखाओगे, है ना। तो सपोज मैंने 1 पेन लिया 10, सेकेंड पेन भी लिया 10, सो हाउ विल वी रिप्रेजेंट, मीन्स 10 10 20 हो गया। अब मेरे को 5 रिप्रेजेंट करना है, तो 10 का हाफ मतलब भी 5 होता है, तो हम लोग उस पेन का जो ड्राइंग है उसको भी हम लोग हाफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सपोज दिस इज द हाफ ऑफ द पेन, तो इसका मतलब क्या डिनोट करता है कि हमने वेडनेसडे में 25 पेन्स सेल किए हैं। तो इस तरह से हम लोग पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स के थ्रू डेटास रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट पिक्टोग्राफ। Now our next topic is bar graphs. Okay, तो बार ग्राफ्स भी आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, राइट, कि आपको बार्स के थ्रू डेटास रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो सपोज सेकेंड हमारा टॉपिक है बार ग्राफ। राइट, तो बार ग्राफ्स में बेसिकली हम लोग डेटास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास ऐसे बार ग्राफ दिया है, एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, here we call it as 0। तो बेसिकली मान लो आपको इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाने हैं, मतलब एक स्टूडेंट को किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स ले लेंगे एंड यहाँ पर मार्क्स ले लेंगे, मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। 50 तक का बेस पकड़ लिया हमने। 50 के अंदर अब स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिले हैं हम देखेंगे। सपोज कोई एक स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश में मान लो उसको 40 मिले, राइट। मैथ्स में सपोज उसको मिला है 47, हिंदी में सपोज करो उसको मिला है 30। सो इस तरह से हम लोग डेटास रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफ में, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ बार्स। अब इसमें एक चीज़ है कि बार ग्राफ्स क्या होता है। तो सपोज करो मैंने इंग्लिश में बोला है 40 एंड मैथ्स में बोला है 47 एंड हिंदी में बोला है 30, राइट। सो अब सपोज करो ये थे फर्स्ट टर्म के मार्क्स, उस स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म के मार्क्स थे इतने। अब मान लो सेकेंड टर्म में सपोज करो उसको मिले हैं 43 एंड 49 एंड हिंदी में मिला है 45, राइट। सो अब ये है सेकेंड टर्म के मार्क्स। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन अनदर बार ग्राफ वी यूज टू रिप्रेजेंट इट इन द सेम ग्राफ। लाइक अगर इसको 40 फर्स्ट टर्म में मिला तो सेकेंड टर्म में 43 मिला है, राइट। एंड 47 मीन्स इसको यहाँ पर 49 मिला है सेकेंड टर्म में, एंड 30 आफ्टर दैट 45 मीन्स like this. So in this way we used to represent two bars in the same graph. So इस तरह के ग्राफ्स को हम लोग बोलते हैं डबल बार ग्राफ। जो हमने पहले देखा था उसको हम बोलते हैं सिंगल बार ग्राफ और इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ, राइट। तो ये सब अपने छोटे क्लासेस में एंड छोटे सेक्शंस में सीखा है, राइट।
सो इस तरह से हम लोग डेटाज इन द फॉर्म ऑफ बार्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ है जो हमें समझना ज़रूरी है, वो है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब है डेटा को ढंग से ऑर्गेनाइज करना, मीन्स ढंग से उसको रिप्रेजेंट करना या ऑर्गेनाइज करना। तो सपोज हम एक रैंडम सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज M O and N। अब M O N एक 3 अल्फ़ाबेट्स है और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास इतने सारे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, M O N O N N N O O M N O, राइट। तो इस तरह से आपको एक डेटा दिया कि M O N 3 अल्फ़ाबेट्स है और वो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर कितने हैं वो उसका इन्फॉर्मेशन दिया। अब इसको हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है। सो ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले हम एक टेबल बनाएंगे, है ना। सो एक टेबल बनाते हैं। तो पहला हम इसमें लेंगे अल्फ़ाबेट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? M है, O है एंड N है ना। तो अल्फ़ाबेट्स में या फिर फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं कि कितने क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ और दिया रहता, सपोज पेंसिल्स, डिफरेंट पेंसिल्स के नेम्स दिए रहते तो हम लोग वो लिखते, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट कॉलम। और सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं? टेली मार्क। टेली मार्क एंड लास्ट कॉलम वी यूज्ड टू राइट फ्रीक्वेंसी। अब टेली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेसिकली कौन सी चीज़ कितने बार यहाँ पर आ रहा है। सपोज M जो अल्फ़ाबेट्स है ये यहाँ पर कितने बार है। सपोज M यहाँ पर एक 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो फ्रीक्वेंसी में हम यही लिखते हैं कि कितना कौन सा डेटा या कौन सा चीज़ कितने बार है। तो M कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, राइट। एंड N कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है ना। एंड सिमिलरली O कितने टाइम्स है? N 1 2 3 4 टाइम्स N है तो 4 लिख दिया एंड 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स हमारा O दिया रहता। फाइव टाइम्स हमारा O दिया। तो अब हम इसको टेली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे? तो सपोज 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 लाइंस के थ्रू। 3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 लाइंस के थ्रू। 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 लाइंस के थ्रू, राइट। जब हम 5 के आगे जाते हैं तब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 एंड इसको हम डायगोनली कट करते हैं। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 5 एंड 1 6। तो बेसिकली हम लोग 5 तक जो है 5 में हम लोग इसको डायगोनली काट देते हैं। काटने का मतलब ये नहीं कि हम लोग इसमें काट ही दिया है, इसका मतलब ये है कि हमने 5 को इस शेप के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। दिस डिनोट्स दैट द डेटा ऑफ द इंफॉर्मेशन इज 5। एंड उसके बाद जो आगे के नंबर्स है वो सिमिलरली ऐसे ही रिप्रेजेंट, मीन्स 1 1 2 प्लस प्लस करते करते ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो M अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3। 5 को हम लोग अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5, राइट। एंड 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4, राइट। सॉरी।
1 2 3 4 है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेटा को टैली एंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करो हमारे पास अब आउट ऑफ 50 सपोज करो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मार्क्स मिले हैं, राइट। 50 का एग्ज़ाम हुआ था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग डेटा इसका नाम है, ग्रुपिंग डेटा। तो ग्रुपिंग डेटा में क्या करते हैं, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग उसका ग्रुप बना लेते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज करो बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास इंटरवल का मतलब सपोज 1 से लेके 10 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले। अब सपोज करो बहुत जन को 0 और 10 के बीच में मिल सकता है ना। अब ये भी हो सकता है बहुत से 0 भी मिला हो उस टेस्ट में, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 से लेके अब सपोज करो कुछ स्टूडेंट्स को मिला है 6 5 4 7, मतलब 1 से 10 तक के बीच में हम लोग को स्टूडेंट्स को मिला है 6 5 4 एंड 7। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली मान लो उसमें टैली मार्क्स लिख लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के जितने स्टूडेंट्स को मिले होंगे तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6 5 4 7 एंड 1 भी मिला होगा किसी को सपोज, राइट। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी में इसको दिखा देंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5, 1 से 10 के बीच में 5 जन को मिला है तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5। सिमिलरली 10 to 20 के बीच में 10 to 20 के बीच में मान लो मार्क्स मिले हैं 15 जन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से हम लोग 15 को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड सपोज अब मान लो 20 स्टूडेंट्स, 20 में से 30 के बीच में 20 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो हम लोग यहाँ पर 20 एंड सो ऑन। अब मान लो 40 का 40 to 50, सॉरी 30 to 40 और 40 to 50। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये था हमारा ग्रुपिंग डेटा के बारे में कि हम लोग कैसे डेटा को ग्रुप बना के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब सपोज हमारे पास एक और टॉपिक पढ़ना है इसमें, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट अपने कार्टून वगैरह में या फिर अपने खुद भी खाया होगा कि पाई क्या होता है। पाई एक गोल तरह का कुछ स्टफ होता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए, राइट। तो पाई चार्ट का मतलब होता है हम लोग डेटास को एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्कल में हम लोग डेटास को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपको स्कूल में पूछा गया कि कितने स्टूडेंट्स में से कितने जन को कौन से स्पोर्ट्स पसंद है। सपोज 60% लोगों ने बोला कि 60% लोगों ने बोला कि फुटबॉल पसंद है,
अब बाकी 30% ने बोला कि टेनिस पसंद है, और 50% ने बोला कि 20% ने बोला कि बास्केटबॉल पसंद है, एंड रेस्ट परसेंट ने बोला कि हमें क्रिकेट पसंद है, राइट। तो ऐसे करके हम लोग डेटास को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, है ना। तो अब ये तो हमने रैंडमली ऐसे ही बता दिया कि पाई चार्ट ऐसे बनता है। अब रियल में पाई चार्ट बनता है कैसे? सपोज हमारे पास एक डेटा है, सपोज स्पोर्ट्स का डेटा ही लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर। स्पोर्ट्स में फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस। परसेंटेज यहाँ लिख लेते हैं। सपोज 50% लोगों ने बोला कि उनको फुटबॉल पसंद है, और 25% ने बोला कि उनको क्रिकेट पसंद है, एंड रेस्ट 25% ने बोला कि उनको टेनिस पसंद है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक पाई चार्ट। तो रिप्रेजेंटेशन का जो एक प्रोसेस होता है, उसमें पहले जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोग उसका फ्रैक्शन में बना देते हैं। सपोज हमने यहाँ 50% लिखा, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 50% मतलब आउट ऑफ 100 50, मतलब 50/100 ऐसे। अब जरूरी नहीं कि हर बारी 50/100 होगा। सपोज आपके पास ऐसे डेटा दिया कि 75 स्टूडेंट्स में से 25 मतलब 50 स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला है कि उनको फुटबॉल पसंद है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 को ऊपर लेंगे एंड जो टोटल रहेगा उसको हम लोग नीचे लेंगे। सिंस यहाँ पे टोटल की जगह परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, है ना। तो इसीलिए हमने 100 को ऐसे बेस लिया। तो अब यहाँ पर 25/100, so rest be 25/100, राइट। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50/100 मीन्स 1/2, 25/100 मीन्स 1/4, एंड 25/100 मीन्स अगेन 1/4, राइट। तो इस तरह से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसीजर है, उसमें हम क्या करते हैं, उसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सेंट्रल एंगल में क्या होता है? सपोज आपका जो फ्रैक्शन है उसे हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो पाई चार्ट हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग कौन से एंगल में कितना हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। सपोज यहाँ पर 1/2 इसका फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन सब लोग इसका मल्टीप्लाइड बाय 360 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री कट हो जाएगा, तो राइट। एंड सिमिलरली आप नेक्स्ट रेस्ट वालों का भी कर लेंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 360, क्योंकि 360 इसलिए लिया क्योंकि हमने जब हम लोग सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का पूरा एंगल का मतलब ही होता है वो 360 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग 360 से इसको डिवाइड करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमारा डेटा है वो पाई चार्ट में कहाँ रिप्रेजेंट करना होगा। तो 360 से डिवाइड करते तो हमारा आएगा 90। सिमिलरली इसका भी 1/4 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको हम लोग डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और मेक श्योर कि हम लोग जो डिग्रीज निकाल रहे हैं उसको डिग्री से ही रिप्रेजेंट करें, राइट, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। तो अब हमने इसका सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब हम इसको इजीली पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर रब कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा जगह ज्यादा मिले, राइट। सो
सपोज सेंट्रल एंगल निकालना है, सॉरी सेंट्रल एंगल तो हमने निकाला, अब हमें पाई चार्ट बनाना है। While making a pie chart, you always use compass, right? Because मैंने तो यहाँ हाथ से बनाया तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप लोग जब बनाओगे तो कंपास से बनाना। तो इसका हम लोग सेंटर पॉइंट, आप जब कंपास से बनाओगे आपको पता चल जाएगा। तो इससे हम लोग एक रेडियस बना लेंगे, राइट? तो ये हो गया इस पाई चार्ट का रेडियस। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ कहाँ आएगा? ये हो गया हमारा 180 डिग्री। सो राइट, तो फुटबॉल का जो परसेंटेज है वो 180 डिग्री हमने दिखा दिया। फुटबॉल 50% लोगों को पसंद है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेनिस, राइट? सो टेनिस का परसेंटेज कितना है? 90%। तो ये हमारा राइट एंगल बन गया, मीन्स 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा टेनिस। तो ये 25% बच्चों को पसंद है, राइट? सिमिलरली क्रिकेट 25% बच्चों को पसंद है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पाई चार्ट में ऐसे डेटास को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। एंड नेक्स्ट वी विल सेंट्रल एंगल इसका निकालेंगे, मीन्स उसको हम लोग सेंट्रल एंगल पे कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग इट वी विल मेक द पाई चार्ट एंड प्लॉट दिस इन द पाई चार्ट लाइक दिस. So in this way we used to represent pie chart like this, right? अब हमारा एक लास्ट टॉपिक जो बच जाता है वो है प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी ऑकरेंस का जो ऑकर होने का जो चांसेस है वो कितने हैं, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. सपोज मैंने बोला कि आज बारिश होगी, तो अब बारिश होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी है, मतलब बारिश हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. तो नहीं होने के चांस को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. एंड तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटीज दिखाते हैं. सपोज इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. यहाँ इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes. So number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब, जैसे मान लो हमने एक सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉइन का एग्जांपल लेते हैं. तो कॉइन हमने टॉस किया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, राइट? तो कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो उसके फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? हेड्स या फिर टेल्स. तब सपोज करो मैंने बोला कि हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 1, क्योंकि मैंने बोला है कि हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे को चाहिए हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो हेड 1 है, तो 1/2, क्योंकि 2 पॉसिबल आउटकम्स है, राइट? हेड्स और टेल्स दोनों में से कोई एक आ सकता है. हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, राइट? सिमिलरली सपोज करो आपने एक डाइस को टॉस किया हवा में, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 या फिर आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है,
या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। आप सबने डाइस तो देखा ही होगा, उसमें 6 तक के नंबर्स रहते हैं। तो अब सपोज करो मैंने बोला कि इसमें 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये जो नंबर है ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपने डाइस को टॉस किया हवा में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर 3 ही आएगा। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, क्योंकि 3 मतलब एक ही आउटकम है, क्योंकि एक ही हमको चाहिए। तो एक आउटकम यहाँ लिख लिया 1/1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वेर 6। So 1/6 is the probability of getting 3 as an 3 as मतलब probability of 3 is 1/6. Similarly इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि 4 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मीन्स 4 ये है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 4 या उससे छोटा नंबर आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 4 से छोटा, तो मीन्स 3 एक छोटा नंबर हो गया 4 से, 2 भी एक छोटा नंबर हो गया, 1 भी एक छोटा, मतलब मेरे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 3, 3 2 1 3 है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6। तो 3/6 विल बी द, इसको हम कट करते तो 3 1 3 3 2 6, राइट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी हैपेंड इंसिडेंट का आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि मीन्स 4 या उससे छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 या उससे बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डेटा हैंडलिंग। इसी के साथ हमने बेसिकली जितने भी टॉपिक्स एंड पॉइंट्स इसमें कवर अप कर लिए। अब आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो आपको ईजी लगने लगेंगे। So it's time for some homeworks. So as a homework I will give you exercise 5.1 question number 1 2, ये दोनों आप घर में करके रखिएगा। एंड सिमिलरली आप लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 1 3 करके रखिएगा, राइट। सो ये क्वेश्चंस आपको अब थोड़े इजी लगने लगेंगे। इसी के साथ आप दूसरे सम्स भी ट्राई कर सकते हैं घर में, राइट। आई होप आपको जो मैंने पिछले वीडियो में जो होमवर्क्स या सम्स करने के लिए बोला था आप कर रहे हैं। इफ़ यू गॉट एनी डाउट्स एनी क्वेरीज यू कैन डिमांड फॉर इट, राइट। आपकी डिमांड में उसका जो सम है वो उसका जो सॉल्यूशन है या फिर कोई भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ करवाया जाएगा, ओके। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So I will be back soon with the next chapter. Until then, take care.